मेरी उम्र 20 साल है और मैं मुंबई के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरा नाम स्वरा है और अपने नाम की तरह मैं बहुत ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति के सोने के बाद मेरी ननद मुझे चुपके से अपने कपड़े पहना देती थी और घूंघट निकालकर पलंग पर बैठा देती। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे कमरे में आता और मेरा हाथ पकड़कर पूरी रात रोता रहता और जाते समय मेरी गोद पैसों से भर देता। मैं ननद के डर की वजह से घूंघट भी नहीं उठा सकती थी। एक रात मैं चुपके से ननद के दुपट्टे में छेद कर दिया और जैसे ही रात को वह आदमी मेरे कमरे में आया, मैंने छेद में से उसे देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा अपना ही। मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ और मैंने अपने लिए सपने भी बहुत ही खूबसूरत देखे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि मेरी तरह मेरा भाग्य खूबसूरत नहीं था। मेरी शादी एक बहुत ज़्यादा बदसूरत इंसान से हुई। ना सिर्फ वह बदसूरत था, बल्कि वह लोग इस गांव के बदनाम लोगों में से थे। उनके माँ बाप नहीं थे। घर में सिर्फ दोनों बहन भाई और एक बूढ़ा दादा ही रहता था। सब लोग कहते थे कि इन लोगों में जरूर कुछ गड़बड़ है, मगर फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी इस घर में कर दी। मेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते थे। उनका काम दूसरे देश में था और उनको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती थी। इसी वजह से घर के सारे फैसले मेरी माँ ही लिया करती थी। जिस इंसान ने मेरी शादी हुई उसका नाम महेश था और वह पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सुस्त और गंदा इंसान था। सब उसको कहते थे कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत ही सुस्त है। मैंने तो उनके घर के बारे में यह भी सुन रखा था कि उनके घर से बहुत ही गंदी तरह की बदबू आती है। अगर गांव से कोई भी उनके घर जाता तो बदबू की वजह से उसका वहां रुकना मुश्किल हो जाता था। फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी इस घर में करना चाहती थी। मुझ में कोई बुराई भी नहीं थी और मैं तो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अगर मैं विधवा तलाकशुदा होती तो तब भी ठीक था कि मेरी मजबूरी में मेरी ऐसे घर में शादी करनी पड़ी। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कोई परेशानी नहीं थी। मैं और लड़कियों में से ज़्यादा ही खूबसूरत थी और हसीन थी, पढ़ी लिखी भी थी। जबकि हमारे खानदान में 5वीं कक्षा के बाद लड़कियों को आगे पढ़ाया नहीं जाता था और मेरे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी मेरी माँ ने मेरा रिश्ता महेश के साथ तय कर दिया। इस बात पर हमारा पूरा गांव हंस रहा था। हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की का रिश्ता महेश जैसे इंसान के साथ तय हो गया था, कि इस टाइप का लड़का था कि जिसका मजाक हमारे गांव के हर घर में उड़ाया जाता था। लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैं तो यह सोच सोच कर ही मरी जा रही थी कि वह मेरा पति बनने वाला है। जब मैं महेश के साथ अपने किसी दोस्त के घर जाऊंगी तो वह मेरी कितनी हंसी उड़ाएंगे और मेरा कितना मजाक बनाएंगे और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। मैंने अपनी माँ से बहुत बार लड़ाई की और उन्हें साफ साफ मना भी किया कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। इसी बात पर मेरी माँ ने मुझे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए, जबकि बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था। और जब भाग्य ही साथ ना दे तो किसी से क्या शिकायत करनी। यहाँ तक कि मेरी शादी महेश के साथ हो भी गई। पापा शादी वाले दिन आए थे। जब आए तब मेरी शादी महेश से हो चुकी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। सच में उनके घर से एक बहुत ही गंदी बदबू आती थी, लेकिन मैं यहाँ से उठकर कहीं नहीं जा सकती थी। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी कि महेश मेरे कमरे में ही ना आए, और अगर आ भी जाए तो मेरे पास ना आए। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सच में महेश नहीं आया था, बल्कि महेश की बहन प्रतिभा ने कमरे के अंदर कदम रखा था। वह 40 साल की थी और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने आते ही अचानक से मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथ पकड़कर रोने लगी। मैं परेशान हो गई कि यह ऐसी हरकत क्यों कर रही है। उन्होंने कहा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा, कैसी मदद चाहिए और वह मुझे इस समय मदद क्यों मांग रही है, जबकि
इस समय मुझे खुद ही उनकी मदद की जरूरत थी, क्योंकि मैं महेश के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। मेरी ननद ने मुझे कहा, भाभी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं जैसे कहती हूँ आप वैसा ही करती जाइए। इसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। मेरी ननद की इस बात में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मुझे बताओ तो सही, तुम्हें मुझसे क्या काम है। उसने मुझसे कहा कि मैं पूरी बात तुम्हें शुरू से बताऊंगी। अभी मुझे तुम बताओ कि मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जब मेरी ननद ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि अपने भाई को आज कमरे में नहीं आने देना। मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी इस बात पर उसने मुझे नज़र उठाकर देखा और फिर कहा कि ठीक है, दुल्हन वैसे भी शादी के दिन बहुत ज़्यादा थक जाती है। मेरी ननद ने ना जाने किस तरह महेश को कमरे में आने नहीं दिया। मैं आराम से सो गई और सुबह को नहा धोकर तैयार हो गई। मेरे दिल में यही इरादा था कि अच्छे से इस घर की सफाई करूंगी, पता लगाऊंगी कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। अगला दिन भी निकल गया। मैं कुछ दिन में अपने माँ बाप के घर रहकर आ गई और कुछ समय अपने कमरे को साफ करने में निकाल दिया। मुझे प्रतिभा ने मना किया कि अभी अभी शादी हुई है, तुम कोई काम मत करो। पर मेरा कहना था कि मैं इस बदबू में नहीं बैठ सकती। जब मैंने बदबू का नाम लिया तो इसके बाद प्रतिभा ने और कोई बात नहीं की। इसी तरह रात हो गई और जब रात को सो रही थी तो मेरी ननद ने मेरे कमरे में की खिड़की खटखटाया। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है और कहाँ से आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और जब खटखटाना की आवाज़ तेजी से आई तो मैंने दरवाजे पर जाकर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। वापस आकर मैं पलंग पर सो गई। जब दोबारा से आवाज़ आई तो मैंने ध्यान से सुना कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। जैसे मैंने खिड़की खुली तो मेरी ननद वहाँ पर खड़ी थी। उसने मुझे बाहर आने का इशारा किया। जब मैं बाहर आई तो उसने मुझसे कहा कि मैंने आपसे एक काम करवाने का वादा किया था, आपको वह काम आज ही करना है। मैंने कहा कि क्या काम है, पहले मुझे ठीक तरह से समझाओ, क्योंकि उस समय भी मेरे मन में गांव वालों की ही बातें चल रही थी। क्योंकि गांव वाले इन दोनों भाई बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मगर उस समय मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि यह मुझसे जरूर कुछ गलत काम ही करवाएंगे, या फिर इसका कोई चक्कर होगा जिसका हल यह मुझसे ही निकलवाना चाहती है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में लेकर आई और अपने अलमारी से एक सूट निकालकर मुझे पहनने के लिए दिया और मैं हैरानी से उससे पूछा कि मैं तुम्हारे कपड़े क्यों पहनूं, वह भी रात के इस वक्त। उसने मुझसे कहा कि पहले आप यह कपड़े पहने, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने कहा कि पहले मुझे शुरू से बात बताइए, तभी मैं यह कपड़े पहनूंगी। वह अचानक से जोर जोर से रोने लगी और उसके आंसू देखकर मैं बहुत घबरा गई। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे जब हमारे माँ बाप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, और उस समय हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। यह जो आज महेश भाई की हालत है वह इस वजह से ही है। जेब में पैसे नहीं थे, हाथ में कोई हुनर नहीं था, करते तो क्या करते। गरीबी से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती और भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। हमने कैसे कैसे करके दिन काटे हैं क्या हम ही पता है। हमारा कोई अपना तो नहीं था, बस एक दादा ही था, उसने हमारा साथ दिया। कभी कभी खाने को रोटी दे देता था, कभी कभी 3 दिन के बाद खाना मिलता था, तो कभी कभी 4 दिन के बाद खाना मिलता था। ऐसे ही कर करके घर का सारा सामान बिक गया। जब महेश भाई बड़े हुए तो फिर जगह जगह काम करके हम यह घर बनवाया। जैसे तैसे करके हमने अपना घर चलाया। मोहल्ले वाले जो हमारे बारे में बातें करते हैं वह हमारी पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं। हम बहुत गरीब और मजबूर लोग हैं। मैंने अपनी ननद से कहा कि मुझे यह कहानी मत सुनाओ, जो काम है वह बताओ।
उसने मुझसे कहा कि आपकी गलती नहीं है, आप भी मुझे गलत ही समझेंगे, लेकिन इस गरीबी से तंग आकर मैंने एक बहुत अजीब सा काम कर डाला है। मैंने उससे हैरत से पूछा, अजीब से काम से तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सा अजीब सा काम किया है तुमने? और उसने मुझसे एक बहुत अजीब सी बात बताई और सच में उस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। और यह भी सच है कि ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसे इन बातों पर विश्वास हो। वह मुझे बताने लगी कि मैं गरीबी से तंग आकर एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने मुझे एक टोटका बताया जिसको करने में पहले कोशिश में मैं फेल हो गई, और उसी की वजह से हमारे घर में यह गंदी बदबू आती है। अगर तुम्हें उस बदबू को खत्म करना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस टोटके को पूरा करना ही होगा, वरना तुम कुछ भी कर लो, इस घर से बदबू खत्म नहीं होगी और ना ही इस घर के हालात ठीक होंगे। और अब तुम मानो या ना मानो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। महेश तुम्हारा पति है और हम लोग हैं तुम्हारा परिवार, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैंने अपने मन से पूछा कि किसी किस्म का टोटका है? उसने मुझे बताया, तुम्हें इस टोटके को पूरा करने के लिए रोज दुल्हन की तरह तैयार होकर और घूंघट निकालकर एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर अपने बिस्तर पर बैठना है, और रात के 12 बजे के बाद एक आदमी को मेरे कमरे में आना था। यह बात साफ नहीं थी कि वह आदमी कौन था, लेकिन एक आदमी कमरे में आएगा और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुछ बातें करेगा, और मुझसे कहा गया था कि इस टोटके को करने में मुझे बहुत सारी दौलत मिलेगी। मतलब मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। और मेरी ननद ने बताया कि टोटके के पहले दिन जब वह आदमी मेरे कमरे में आया था तो मैं उसे देखकर बहुत डर गई, और मैंने नजरें उठाकर उसको देख लिया। और उस रात के बाद से 3 महीने तक मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही। मुझे इतना तेज बुखार रहने लगा कि 3 महीने तक मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। तबीयत ठीक होने के फौरन बाद मैं उस तांत्रिक के पास दोबारा गई। उसने बहुत मंत्र जाप किया और मुझसे कहा कि तुझे एक बार और आखिरी मौका दिया जा रहा है। मेरी ननद मुझसे कहने लगी कि भाभी, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। मेरे कपड़े पहनकर बिस्तर पर घूंघट निकालकर बैठना है। रात को वह आदमी आएगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे कुछ बातें करेगा, और कुछ भी हो जाए आपको उस आदमी को नजर उठाकर नहीं देखना है। यह बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने अपनी ननद को पता नहीं चलने दिया कि मैं डर गई हूँ। बस मैं उसे मना करने की कोशिश करती रही। मैंने उसको कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। अमीर होने का लालच तुमने किया है, सारी गलती तुम्हारी है कि तुमने यह सब काम किया। गलत काम करने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तब मुझे प्रतिभा ने एक ऐसी अजीब सी बात बताई जिससे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसने मुझसे कहा कि मैं बिना वजह नहीं रो रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि तांत्रिक ने मुझे बताया है कि अगर 15 दिन के अंदर ही इस टोटके को पूरा नहीं किया गया तो इस घर में रहने वाले हर इंसान की मौत हो जाएगी। मैंने अपने ननद से कहा कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ, तुम्हें ही होगा इन बातों पर विश्वास। इतना सुनते ही मेरी ननद मेरे पास आई और आंखें बड़ी करके मुझसे कहने लगी, तो यह बदबू कहाँ से आ रही है? अगर तुम चाहो तो पूरा घर धो लो। अगर यह बदबू चली जाएगी तो मैं समझ लेना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अगर यह बदबू नहीं गई तो फिर तुम्हें मजबूर मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। सच बात तो यह है कि मैंने इस घर को साफ किया था और घर का पूरा कोना कोना छान मारा था कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। मैं इस बदबू को खत्म करने की नाकाम कोशिश पहले ही कर चुकी थी। फिर भी मैंने अपने ननद से कहा कि वह मुझे एक दिन का समय और दे दे, मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं इस कोशिश में नाकामयाब रही
तो फिर मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। अगला पूरा दिन मैं घर की साफ सफाई में निकाल दिया। पूरे घर को धो डाला। मगर मैं हैरान थी कि इतनी साफ सफाई के बाद भी बदबू आ ही रही थी। फिर मैंने सोचा, शायद मेरी ननद की बात सच्ची है। वह सच में कुछ गलत कर बैठी है। अब मुझे उसकी मदद करनी ही थी, क्योंकि अगर वह सच बोल रही है तो यह टोटका भी सच्चा था। और अगर मैं उसकी मदद करके इस टोटके को पूरा ना करती तो मैं भी मर सकती थी। मुझे अपनी जान बचानी थी। तभी मैंने देखा, मेरी ननद अपने कमरे में बैठी बच्चों की तरह रो रही थी और भगवान से माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, मैं पैसों के लालच में पड़कर बहुत बड़ी गलती कर बैठी। मुझे माफ़ कर दो और हम सबकी जान बचा लो। हम सबकी जान पर आ बनी है। मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि आखिर क्यों कोई 40 साल की समझदार औरत ऐसी हरकत करेगी। मैंने अंदर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी ननद ने मुझसे कहा कि यह बात हमेशा महेश भाई को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि वह शुरू से इसमें शामिल नहीं है। अगर यह बात उसको पता चलेगी तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और फिर हम इस टोटके को भी कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह एक आदमी की बात है और कोई मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी ऐसा करे जिसमें उसकी पत्नी की इज्जत को खतरा हो। और ना वह कभी राजी होगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ अकेले बैठना पड़े। मैं अपने ननद से कहा कि वे बैठने तक का तो ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो। उसने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही यह काम कर चुकी हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उस आदमी की तरफ नज़र उठाकर मत देखना। चाहे तुम्हारे सर पर छत क्यों ना गिर जाए, उस आदमी की आंखों में नहीं देखना। बस नज़र झुकाकर बैठे रहना। मेरा दिल बहुत परेशान था। मैंने अपने कमरे में जाकर मम्मी को कॉल की। मैं मम्मी को यह सब बता भी नहीं सकती थी, लेकिन सोचा कि थोड़ी देर उनसे बात करने से मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं तो अपने मम्मी से नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे घर में मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई थी। मेरे पापा तो उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा थे। जब उन्होंने पूछा कि तुम खुश हो या नहीं, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कहा कि यह पूछने का हक आप खो चुकी है। ऐसे घर में कोई कैसे खुश रह सकता है? क्या है इस घर में मैं जिसकी वजह से मैं यहाँ खुश हो जाऊँ? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जिंदगी की सारी खुशियाँ पैसों से ही खरीदी जा सकती है। तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम भी बहुत खुश रहोगी। मैंने मम्मी से कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पति का तो ऐसा काम है कि आज है तो कल नहीं। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम गाड़ियों में घुमा करोगी, तुम्हारा भी बड़ा सा घर होगा। मेरी मम्मी मुझे ऐसा ख्वाब दिखा रही थी जैसे सब कुछ मुझे वही खरीद कर देने वाली हो। मैं अपने परेशानियों में लगी थी, इसलिए मैंने मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह काम करना ही था। रात को जब महेश सो गए तो मैं अपने ननद के कमरे में आ गई और ननद के कपड़े पहनकर अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार हो गई और ननद के पलंग पर बैठ गई। उसने मुझे ऐसा घूंघट ओढ़ दिया जिससे हल्का सा भी नहीं दिख रहा था। घूंघट बहुत मोटे कपड़े का था और फिर मेरी ननद कमरे से बाहर चली गई। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पास ही रहेगी। थोड़ी देर बाद ननद के कमरे का पीछे का तरफ वाला दरवाजा खुला, जिसका रास्ता गली में निकलता था। वहां से एक आदमी अंदर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी। ना जाने क्या होने वाला है।
मेरा पति जैसा भी हो, लेकिन मेरा पति था और मैं इसके साथ धोखा कर रही थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वह हल्के हल्के कुछ बड़बड़ा रहा था। वह बहुत हल्के से बोल रहा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसके शब्द ही ऐसे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने उसके आवाज़ पर ध्यान दिया तो वह बोल रहा था कि उसे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दो, मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए। वह काफ़ी देर मेरा हाथ पकड़कर बैठा रहा और जब तक वह आदमी मेरे कमरे में रहा, मेरा दिल मेरे अपने काबू में नहीं था। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद वह आदमी जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके जाने के बाद जब मैंने घूंघट ऊपर करके देखा, मैंने अपनी झोली में देखा तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। उसमें बहुत सारे नोट पड़े थे। यह जरूर वही आदमी रख कर गया होगा। मेरी ननद ने मुझसे कहा कि देखो इन पैसों को, इतने पैसे हम पूरा महीना मेहनत करके भी नहीं कमा सकते थे। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। देखा, कुछ भी नहीं हुआ। हमें बस कुछ दिन और यह काम करना होगा। मैं भी हाँ कर दी और कहा कि हाँ ठीक है, मैं यह काम करूँगी। आप तो यह रोज का ही हो गया था। वह आदमी रात को आता और मेरी झोली में पैसे भर देता था, लेकिन वह सारे पैसे मेरी ननद मुझसे ले लेती थी। वह बहुत खुश होती। मैं उससे बार बार पूछती कि अब तो हमें इस टोटके को करते हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, कब तक यही काम हमें करना होगा। उसने कहा कि थोड़े दिन और करना होगा। रोज रोज ऐसा करते करते अब मेरे दिल में एक तरह का शक पैदा होने लगा था कि यह आदमी कौन है। मेरी ननद मुझे रोज ही एक सूट पहना देती थी। मैंने अपने ननद के दुपट्टे में एक छेद कर दिया कि मैं उसके आर पार देख सकूं। मैं उसके छेद से उस आदमी का चेहरा देख सकूं। मैं पलंग पर बैठी थी। वह आज भी आया और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। मैंने आज हिम्मत करके उस शख्स का चेहरा देखने की ठान ली थी, जबकि ऐसा करने के लिए मेरी ननद ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अपने दिल में पैदा हुए शक के कारण मुझे आज उसका चेहरा देखना ही था कि मेरी ननद मुझे पागल बना रही है। मैंने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, मेरा अपना बाप था। मैंने झटके से अपना घूंघट उठाया और मुझे देखकर मेरे बाप की भी हवाइयाँ उड़ गई। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरे पापा मुझे जवाब देने के बजाय थर थर काँपने लगे और तेजी से वहाँ से भाग गए। मैं बहुत परेशान हुई और उनको आवाज़ देती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी ननद कमरे में आ गई और अपना सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह क्या हो चुका है। मैंने अपनी ननद की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी चीख निकल गई। मैंने उससे पूछा कि बता दो, यह सब क्या कर रही हो तुमने मेरे पापा को फंसा रखा है, मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही हो। इतना सुनकर उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुझसे कहा कि जाकर अपने माँ से पूछो। मैं अगले दिन मम्मी के घर जाने का फैसला किया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। वह रात मैंने कैसे काटे मुझे ही पता है। और अगली सुबह मैं मम्मी के घर पहुंच गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। मम्मी भी मेरी ननद की तरह अपना सर पकड़कर बैठ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा बाप जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, उसने सबसे छुपकर दूसरी शादी कर रखी है। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा पैसा और जायदाद उस दूसरी औरत के नाम कर दिया। यह तुम जो गरीबों के ढेर नजर आ रहे हैं, यह सब तुम्हारे बाप की ही किया धरा है।
हमारे पास भी बहुत जायदाद और कारोबार था, लेकिन उस औरत ने सब छीन लिया है और अब वह औरत बहुत ज़्यादा अमीर बन चुकी है। तुम्हारा बाप उस औरत के पीछे इतना पागल हो चुका है कि उसके चक्कर में शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है। मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ एक प्लान बनाया था और तुम्हारी ननद को मैंने इसमें शामिल किया था, क्योंकि वह यह काम मेरे लिए कर सकती थी। मोहल्ले के और पहचान वाली मेरे अपने कोई रिश्तेदार इस काम में मेरा साथ कभी नहीं देते। हमने उनसे कहा कि उन्हें कुछ दिन तक एक कमरे में भेजा जाएगा जहाँ एक औरत घूंघट करके बैठी होगी। उसे उसका हाथ पकड़कर अपनी सारी परेशानियां बतानी है और फिर उपहार के तौर पर उसे कुछ पैसे देने हैं। तुम्हारे बाप ने अपना सारा कुछ उस औरत पर लुटा दिया है और उस पर हमारा भी हक है, जो अब हम उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी ननद बहुत चालाक निकली। जब वह मेरी साथी ही बन गई तो उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता अपने भाई महेश के लिए मांग लिया। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर मैं उसको इनकार करती तो वह तुम्हारे बाप को बता देती और ऐसा करने से तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे देता। हमें मजबूर होकर तुम्हारा रिश्ता उसके भाई के साथ करना पड़ा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? पापा जानते हैं कि मेरी शादी उसी घर में हुई है। वह मेरी शादी के दिन वहाँ मौजूद थे। पापा महेश को जानते हैं, इसलिए तो तुम्हें घूंघट करके बैठाया है ताकि वह तुम्हें पहचान ना सके। तुम्हें बैठाने का मकसद यही था क्योंकि हमने तुम्हारे बाप से कहा था कि वहाँ एक नौजवान लड़की बैठी होगी और तुम्हारी माँ तो जवान है ही नहीं। तुम्हारा बाप तुम्हारा घर में पिछले दरवाजे से आता है और आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारा घर तो देखा ही नहीं है। वह तो आया ही शादी के बाद था। उसको सिर्फ उस औरत की फिक्र है, हमारी नहीं। अगर हम तुम्हें इन बातों की सच्चाई बताते तो भी तुम हमारी मदद को कभी राजी नहीं होती। मैंने अपने माँ से कहा, मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अभी भी आपकी मदद नहीं करूँगी क्योंकि वह औरत बीमार है और आप उसकी बीमारी का फायदा उठा रही है। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उसी दिन के बाद से पापा मेरे सामने आने से हिचक रहे थे। पापा सब कुछ जान चुके थे। 2 दिन बाद पापा घर पर आए। मैं उस दिन घर पर ही थी। वह बहुत उदास लग रहे थे। पापा ने कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ तुम लोग ले लो, क्योंकि वह औरत मर चुकी थी जो उनकी दूसरी बीवी थी। पापा ने अपना सब कुछ हमारे नाम तो कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनके पास तो मोबाइल भी नहीं था और हमें उनका पता भी नहीं था। हम उन्हें कैसे ढूंढते? मेरी मम्मी को घर दौलत सब कुछ मिल गया था और उनकी सौतन भी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन अपने साथ में उनका सुहाग भी ले गई थी। मैंने इस बात से यही सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिंदगी में हम सफ़र के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। जिसे भगवान ने हमारे लिए चुना है, हमें उससे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं महेश को दिल से कबूल कर लिया है और महेश से कहा कि हमें हमारे ननद की भी शादी करवा देनी चाहिए। उनके लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया और वह भी शादी करके अपने घर चली गई। इसी बीच में महेश को सबके साथ उठने बैठने, बातचीत करने के तौर तरीके सिखाए और उससे कहा कि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे और साथ ही छोटा मोटा कोई कारोबार कर ले। ऐसा करने में मुझे बहुत समय लग गया, लेकिन कोशिश करते करते मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ले आई और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना ना भूलें, और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं ऐसी दूसरी स्टोरी के साथ।